गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेडियो सक्रियता टॉपिक के 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है बताना है। SSC 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोलोनियम तो एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, हमने कल ही पढ़ा था, ये देश के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। थोरियम भी एक जो है रेडियोधर्मी पदार्थ है, यूरेनियम भी है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। SSC 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को समझना, नाभिकीय विखंडन, जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, जबकि नाभिकीय सलाइन पे हमारा जो सूर्य है वो ऊर्जा प्राप्त करता है, और हाइड्रोजन पे भी नाभिकीय सलाइन पे कार्य करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है नाभिकीय विखंडन पे, जो हिरोशिमा व नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था उसकी बात हो रही है। तो इस अभिक्रिया में न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु क्या करना पड़ता है, अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे इसके अंदर, तो बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अब फिर से पूछ रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में जर्कोनियम, जो जर्कोनियम है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। इसके अलावा स्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम, ये सभी रेडियोधर्मी तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। जो भी रेडियोधर्मी तत्व है उनको कौन से बने हुए पात्र में रखना चाहिए, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा PB, लेड जो होता है उसमें रखना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो गाड़ी बस वगैरह में जो बैटरी आती है, शीशा संचायक जो बैटरी आती है, उसके अंदर PB की प्लेटें बनती है, लेड की प्लेटें बनी होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीटा कण में उत्सर्जित परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन बताना है। तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। देखो मैं समझाता हूँ। बीटा कण जब आपको पूछा जाए तो इसमें क्या होता है, बीटा कण के अंदर जब भी आपको बीटा कण पूछा जाता है तो इसके अंदर आपको हाइड्रोजन का एक अणु आपको घटाना होता है, जैसे ये लो। अब इसमें जो -1 है ये तो हो गया आपका परमाणु की संख्या, एक तो परमाणु की संख्या होगी और ये द्रव्यमान संख्या होगी आपकी 0। अब इसको घटाओगे तो परमाणु क्रमांक तो परिवर्तित हो गया, परमाणु संख्या तो परिवर्तित होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित होगी आपकी। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन का एक तत्व घटाया जाता है जब भी बीटा कण निष्कासित करना हो आपको। कल आपका टॉपिक है समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, एक एल्फा कण के उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। अब जब भी अल्फा कण घटाया जाता है तो हीलियम का एक जो है तत्व घटाया जाता है। हीलियम में कितना होता है, तो 2 4, ओके, ये घटाया जाता है। तो ये तो परमाणु क्रमांक हो गया और ये क्या हो गया, परमाणु भार हो गया। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी। ओके, तो यहाँ पे अब ऑप्शन देख सकते हो आप कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दे दीजिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है सोडियम, जैसे कि 11 सोडियम 22 में एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा। तो अब देखो 11 Na सोडियम 22, अब इसमें आपको क्या घटाना है, एक बीटा कण घटाना है। एक बीटा कण का मतलब होता है एक हाइड्रोजन का तत्व, तो हाइड्रोजन 0। अब यहाँ पे तो 22 ही रह जाएगा, लेकिन इसमें एक बढ़ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। सोडियम के बाद में क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, तो 12 नंबर पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपको निकालना आना चाहिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, 92 यूरेनियम 236, 87 यूरेनियम 224 में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे। तो ये क्वेश्चन भी अब आपको निकालना पड़ेगा। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं सभी निकाल के बताऊंगा। तो
अब आप ही को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 अल्फा कण व 1 बीटा कण। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो अपरिवर्तित रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 Pa 234 बनता है तो कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित हुआ? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए। देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 अल्फा कण व 1 बीटा कण। सीधा सा है, देखो 92 में से 1 घटेगा, यानी कि 1 की कमी आ रही है परमाणु के अंदर, तो 1 की कमी किस में आती है? 1 बीटा कण के अंदर आती है। ओके, अब इसमें 238 से 234, यहाँ पे 4 की कमी आ रही है, और हमने अल्फा के अंदर पढ़ा है, अल्फा के अंदर हीलियम का एक आयन घटाते हैं जिसमें 2 4 घटते हैं, तो 4 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे अल्फा कण भी 1 हो जाएगा, बीटा कण भी 1 हो जाएगा। बहुत ईजी है, बस आपको निकालना आना चाहिए। आप मेरे को वीडियो को कमेंट्स में बता देना आपको अल्फा कण और बीटा कण निकालना आता है या नहीं, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है कल वाला आइसोटोप आइसोबार, उसमें अच्छे से समझा दूँ पहले 2 मिनट में। ओके, मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? अब देखो कितना गजब प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 दिन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो डैश दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना भाग शेष रह जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 से 1/4 दिन। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने की है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने के पश्चात में समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो भाई ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपको नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं है, एक बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अल्फा बीटा का क्वेश्चन आता है अधिकांश एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्राग ऐतिहासिक पदार्थों का कान जो है समय, कान गलत है, ये काल होता है, यहाँ पे समय निर्धारण, काल निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो समय का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, तो उनका जीवन काल कैसे निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन ये है, तो कार्बन काल निर्धारित के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो इसका आंकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। ओके, और पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 4.6 अरब वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, तो जीवाश्म का प्रयोग में किया जाता है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग हेनरी बेकुलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जो फ्रांस के थे, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी? अब गजब प्रश्न है, बार बार में आ रहा है, कल भी आया था, ओटो हॉर्न राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु विखंडन, देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो वहाँ पे भी ओटो हॉर्न ही आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ओटो हॉर्न को ही श्रेय दिया जाता है परमाणु बम की खोज करने का, जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए गए थे वो परमाणु विखंडन पे कार्य करते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अब यहाँ पे परमाणु शक्ति संयंत्र की बात हो रही है, तो ये सभी कार्य करते हैं आपके विखंडन पे कार्य